So, good morning, students. Beta, this video is again for chapter number 5, Natural Vegetation and Wildlife for grade 9. Okay, so please take out your books and chapter number 5, Natural Vegetation and Wildlife, and we will continue this chapter. Okay, in the previous video, you all know in the previous video we had discussed that in India there is a huge diversity in the case of vegetation as well as the wildlife. Okay, we also discussed that that vegetation means flora and wildlife means fauna. Okay, we had discussed it in the previous video. Now in this video, in the present video, we shall discuss that what are the reasons that there is a huge diversity in flora and fauna kingdom found in India. कि अगर भारत में हम लोग कहते हैं कि there is a diversity in India in the case of flora and fauna, then why there is diversity? Why there should not be a similar type of flora and similar type of fauna in the country like India? If there is diversity, then what are the reasons? What are the reasons for this diversity? Now we shall discuss about this reason. Okay, so please write on the question. What are the reasons? What are the reasons for the diversity? What are the reasons for the diversity in flora and fauna found in India? Write in detail with suitable points. 5 marks question. Sure. Now beta, in this topic, first of all we shall discuss the first major point, that is your relief. ठीक है, the first major point is your relief. अब relief के अंदर ना आगे 2 points सब points हैं. First point is your land and the second point is your soil. सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज रिलीफ. ये आपने अभी तक ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, जो हमारे पिछले चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर, उसमें पता लग ही होगा व्हाट इज रिलीफ. रिलीफ मीन्स द फिजिकल फीचर्स इन इंडिया. ठीक है ना, द रिलीफ इज द फिजिकल फीचर्स. अब अगर हम इंडिया की रिलीफ की बात करें या इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात करें, ठीक है, तो इन फिजिकल फीचर्स में सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे बच्चों लैंड को. ठीक है, अब हम सबसे पहले लैंड को ही क्यों देख रहे हैं, ज़मीन को ही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में. जितनी भी वेजिटेशन है, जितनी भी फ्लोरा है, वो सारी कहाँ पे उगती है? ज़मीन पर ही उगती है ना, हवा में तो उगती नहीं. ठीक है ना, हवा में तो नहीं उगेगी ना, सारी की सारी कहाँ उगेगी? लैंड में. तो इसीलिए, और हम लोग टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं कि रीजंस, व्हाट आर द रीजंस फॉर द डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया. तो उसमें अगर हमें रीजन जानने हैं तो सबसे पहले शुरुआत हमें ज़मीन से ही करनी पड़ेगी, हमें शुरुआत लैंड से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी की सारी फ्लोरा एंड फौना ज़मीन पर ही होगी. जितने भी जो पेड़ पौधे हैं सारे लैंड पर उगेंगे, जितने भी जानवर हैं वो भी सारे लैंड पर ही रहते हैं ज़्यादातर, मतलब पानी में भी रहते हैं, लेकिन पानी भी अगेन ज़मीन पर ही है. ठीक है, पानी भी. तो हम सबसे पहले लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड कैसी है देश में. देखो, देन वी विल डिस्कस अबाउट सॉइल. ठीक है, पहले वी शैल डिस्कस अबाउट लैंड. नाउ अच्छा, अब देखो बेटा, अगर हम लैंड की बात करते हैं, हम ज़मीन की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात इसमें हम क्या लिखेंगे? देयर इज़ ए ह्यूज डाइवर्सिटी. देयर इज़ अ ह्यूज डाइवर्सिटी in the land or surface found in various parts of the country. In various parts of the country. देखो, अब आप सबको पता है इंडिया में कहीं पर हिमालयाज़ हैं तो कहीं पर नदर्न प्लेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज़ है तो कहीं पर डेजर्ट्स हैं, कहीं पर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है तो कहीं पर आइलैंड्स हैं. तो हमारे यहाँ पर क्या हमारे यहाँ पर लैंड एक जैसी है? क्या हमारे यहाँ पर लैंड सिमिलर है या यूनिफॉर्म लैंड है? नो, वी हैव अ ह्यूज डाइवर्सिटी इन द केस ऑफ लैंड. वी हैव अ ह्यूज डाइवर्सिटी इन द केस ऑफ लैंड इन अवर कंट्री, भारत. तो जब लैंड में, ज़मीन में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, तो डेफिनेटली उस ज़मीन पर उगने वाली जो वेजिटेशन है, उसमें भी डेफिनेटली डाइवर्सिटी होगी. क्योंकि अगर ज़मीन एक जैसी नहीं है तो फिर पेड़ पौधे भी एक जैसे कैसे होंगे भाई?
ठीक है ना। अगर सारे देश में मान लो एक जैसी ज़मीन हो तो डेफिनेटली एक जैसी ही पेड़ पौधे होंगे। सपोज करो इंडिया में सारी जगह प्लेन्स ही होते तो हो सकता है, और सारी जगह एक जैसा क्लाइमेट ही होता तो हो सकता है सारी जगह एवरग्रीन फॉरेस्ट ही होते, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पर कहीं पर माउंटेनियस रीजन्स हैं तो कहीं पर प्लेन्स हैं, ठीक है, कहीं पर प्लेट्यूज है तो कहीं पर डेजर्ट्स हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर ज़मीन एक जैसी नहीं, मतलब कि हमारे यहाँ पर रिलीफ का जो हमारे जो फिजिकल फीचर्स है उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर लैंड, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। लैंड इज नॉट यूनिफॉर्म इन इंडिया। लैंड इज नॉट यूनिफॉर्म। भारत में ज़मीन एक जैसी नहीं है, कहीं पर कैसी है, कहीं पर कैसी है, टेरेन एक जैसा नहीं है। So that is the major reason that the natural vegetation and wildlife both that are found in India are also not uniform. वो भी यूनिफॉर्म नहीं, समझ लगी बात। क्योंकि नेचुरल जंगल अलग अलग तरह होंगे तो डेफिनेटली जंगलों में रहने वाले जो जानवर होंगे ना वो भी अलग अलग तरह के होंगे। अगर कोई बहुत अलग तरह के घने जंगल है तो वहाँ पर अलग तरह के जानवर होंगे। अगर कोई डेजर्टियस फॉरेस्ट जैसे जंगल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा घने नहीं है वहाँ पे डेफिनेटली अलग तरह के होंगे। माउंटेनियस रीजन्स के जंगल है वहाँ माउंटेनियस टेरेन वाले या माउंटेनियस क्लाइमेट को सूट करने वाले वाइल्ड लाइफ होगी, ठीक है ना। तो मतलब कि जब आपके देश का रिलीफ एक जैसा नहीं है, जब आपके देश के फिजिकल फीचर्स एक जैसे नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, बिल्कुल अलग अलग हैं, तो डेफिनेटली आपकी लैंड भी अलग होगी। और अगर आपकी लैंड सब जगह अलग अलग है तो 100% आपकी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ भी डिफरेंट होगी, वो भी कभी यूनिफॉर्म नहीं होगी। इज दैट क्लियर? दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट, लैंड। ठीक है, क्लियर होता है। नेक्स्ट, अब इसी रिलीफ का आपका प्यारा सेकंड पॉइंट देखो। अब सेकंड पॉइंट में भी फिर इससे मिलता जुलता पॉइंट ही सेकंड, जैसे हमने अभी देखा सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, सॉइल। ठीक है, सेकंड हमारा पॉइंट क्या था प्यारे बच्चों, क्या था प्यारे बच्चों, सॉइल। ठीक है, सॉइल। अब लैंड के ऊपर क्या होती है, देखो अभी हमने पढ़ा लैंड, ज़मीन। अब ज़मीन के ऊपर हमें क्या मिलती है, मिट्टी मिलती है, सॉइल। ठीक है, और पेड़ पौधे भी किस में उगते हैं, मिट्टी में उगते हैं ना। ज़मीन तो चलो पूरे दुनिया में ज़मीन ही है, ठीक है, इवन समंदर के नीचे भी ज़मीन ही है, लेकिन ज़मीन के ऊपर, ज़मीन की जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल। और जितने भी आपकी नेचुरल वेजिटेशन है, जितने भी आपकी ये पेड़ पौधे हैं, वो सारे किस में उगते हैं, आप सॉइल में। आप लोग क्रॉप्स उगाते हो किस में उगाते हो, सॉइल में। आप लोग पेड़ पौधे उगाते हो किस में उगाते हो, सॉइल में। आपके दुनिया में, हमारे देश में, पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े फॉरेस्ट रीजन्स हैं, इतने बड़े बड़े जंगल हैं, वो सारे जंगल फॉरेस्ट वगैरह किस में उगे हुए हैं, सॉइल में उगे। उसके ट्रीज किस में उगे हुए, सॉइल में उगे। तो दैट मीन्स सॉइल भी हम, अच्छा अब सॉइल भी हमारे देश में एक जैसी नहीं है, ठीक है ना। सॉइल भी हमारे देश में एक जैसी नहीं है। कहीं पर हमारे देश में क्या है, माउंटेनियस सॉइल, ठीक है, जो हिमालयन रीजन्स है। आप सभी ने सेकंड चैप्टर में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में 6 फिजिकल फीचर्स पढ़े। उन सब में आपने देखा कि देयर आर 6 टाइप ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और उन सब में अलग अलग तरह की नियर अबाउट सॉइल। देखो, जो हमारा फर्स्ट फिजिकल फीचर है हिमालयाज। हिमालयाज में हमारी कैसी सॉइल है प्यारे बच्चों, हिमालयाज में हमारी सॉइल है माउंटेनियस सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स में हमारी कौन सी सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल, ठीक है। ये सारा आपने पढ़ा भी होगा पहले, एलुवियल सॉइल इन द नदर्न प्लेन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या आ जाते हैं, प्लेट्यूज। प्लेट्यूज में हमारी कौन सी सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल। प्लेट्यूज में कौन सी सॉइल बच्चों, ब्लैक सॉइल। और उसके अलावा एक और सॉइल होती है, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। उसके अलावा प्लेट्यूज, फिर उसके बाद हमारे डेजर्ट्स में हमारी कौन सी सॉइल होती है, डेजर्ट्स में हमारी सॉइल होती है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल इन द डेजर्ट्स, ठीक है। जो आपके कोस्टल प्लेन्स है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वहाँ पर भी आपको रेड सॉइल मिलती है, रेड एंड येलो सॉइल। वहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल भी मिलती है, और कई जगह पर आपको एलुवियल सॉइल मिलती है, ठीक है। जो हमारे प्लेन्स है, कोस्टल प्लेन्स हैं, उधर कुछ जगह पर रेड येलो सॉइल है, कुछ जगह पर एलुवियल सॉइल है। मतलब कि क्या आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर जो सॉइल है क्या वो भी यूनिफॉर्म है, नहीं। हमारे यहाँ पर सॉइल भी अलग अलग है। अगर हमारे देश में फिजिकल फीचर्स में रिलीफ का केस करें तो रिलीफ का जो पहला पॉइंट था लैंड, वो भी डिफरेंट है, वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। उसी रिलीफ का जो सेकंड पॉइंट है सॉइल, वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, वो भी डिफरेंट है। समझ लगे ना। उसमें भी कहीं पर माउंटेनियस सॉइल है तो कहीं पर एलुवियल सॉइल है, कहीं पर ब्लैक सॉइल है, ठीक है, तो कहीं पर रेड एंड येलो सॉइल है, तो कहीं पर एरिड सॉइल है। तो जब हमारे देश में सॉइल भी एक जैसी नहीं है तो क्या हमारे देश में वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ भी एक जैसी होगी, कभी भी नहीं होगी।
कभी भी नहीं होगी, क्योंकि सॉइल में ही सारे पेड़ पौधे सॉइल में ही उगेंगे ना। इतने सारे जो आपके फॉरेस्ट हैं, पेड़ पौधे हैं, इतने ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, ये सारे किस में उगते हैं? सॉइल में उगते हैं। और अगर सॉइल अलग अलग है तो डेफिनेटली दे विल ऑल्सो बी डिफरेंट। इफ दिस इज नॉट यूनिफॉर्म, द सॉइल इज नॉट यूनिफॉर्म, देन दोज वंस विल ऑल्सो नॉट बी यूनिफॉर्म। दैट इज द मेजर रीजन, दैट इज द मेजर रीजन फॉर द डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम फाउंड इन इंडिया, बिकॉज देर इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी इन द केस ऑफ रिलीफ फीचर्स इन इंडिया। एंड रिलीफ फीचर्स के दोनों पार्ट्स कौन से हैं? लैंड एंड सॉइल। लैंड इज अगेन नॉट यूनिफॉर्म, सॉइल इज ऑल्सो नॉट यूनिफॉर्म। तो दैट इज वाई नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो नॉट यूनिफॉर्म इन दिस कंट्री। समझ लगी चीज बच्चों? ये है इसमें कोई डाउट्स हो तो मुझे साथ साथ सेंड करते जाना उसमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है? मैं आपके सभी की रिप्लाईज करूँ। कोई भी डाउट्स हो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में भेजने, आई विल रिप्लाई टू योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। चलो ठीक है बेटा, ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। ये अब हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट कौन सा? रिलीफ। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। चलो okay, now beta the second point that we are going to discuss is your climate. ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाइमेट के बारे में। नाउ इन क्लाइमेट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लाइमेट, दैट इज योर टेम्परेचर। अब यहाँ पर भी सेम वही बात आती है जो भी हमने पहले डिस्कस की, हमने लैंड और सॉइल के बारे में। क्या टेम्परेचर भी हमारे देश में सभी जगह एक जैसा रहता है? नहीं रहता। क्या हर फील्ड, आप सपोज माउंटेन्स में, सपोज यू आर गोइंग टू द माउंटेन्स, ठीक है, दिस इज द माउंटेन रीजन, दिस इज द बेस ऑफ माउंटेन एंड दिस इज द स्लोपी रीजन ऑफ माउंटेन। तो मेरे को बताओ, जो टेम्परेचर आपको इस रीजन में मिलेगा, ये ऑन द बेस ऑफ माउंटेन मिलेगा, जैसे जैसे आप ऊपर 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 जाते जाओगे तो क्या टेम्परेचर भी सेम वैसा रहेगा? नहीं रहेगा। टेम्परेचर जैसे, देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक चीज़ ना बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो पता क्या है? इस तरफ है हाइट और इस तरफ है टेम्परेचर। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगी। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। ये दोनों हाइट और टेम्परेचर, जितना ये ऊपर जाएगी उतना ये नीचे जाएगा। और अगर उल्टा कर दें इसका, अगर इसका उल्टा कर दें, सपोज कि अगर हाइट नीचे जाएगी तो टेम्परेचर ऊपर जाएगा। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं। अगर हाइट नीचे जाएगी टेम्परेचर ऊपर जाएगा, अगर हाइट ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर नीचे जाएगी। इसको हाइट को ना आप लोग यहाँ पे एल्टीट्यूड लिखो, ये ज़्यादा बेटर है, एल्टीट्यूड, ठीक है? एल्टीट्यूड ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर नीचे जाएगा। तो मेरे को बताओ, जो ये जैसे माउंटेन का बेस है, यहाँ पर टेम्परेचर है मान लो 30 डिग्री, चलो 30 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे लिखो 10 डिग्री लिखो, सपोज 10 डिग्री सेल्सियस। अब सपोज आप ऊपर जा रहे हो तो क्या यहाँ माउंटेन के टॉप पर इस तरफ भी क्या उधर भी 10 डिग्री होगा? नो, हो सकता है वहाँ पर 0 डिग्री, या हो सकता है वहाँ पर -10 डिग्री, ठीक है ना, -10 डिग्री, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड ऊपर जा रहा है टेम्परेचर भी नीचे जा रहा है। तो दिस मीन्स दैट when we see the case of climate, the temperature is also not constant, the temperature is also continuously changing. तो मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पर जिस टाइप की वेजिटेशन होगी, अगर हम लोग ऊपर यहाँ जाकर देखें तो क्या यहाँ पर भी सेम वैसी वेजिटेशन होगी? कभी भी नहीं होगी। यहाँ पर अलग तरह की वेजिटेशन होगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वेजिटेशन डिफरेंट होती जाएगी। समझ लगी ना? मतलब कि यहाँ पे वेजिटेशन अलग तरह की, यहाँ पर वेजिटेशन है इस तरह की, वहाँ पर वेजिटेशन है कॉनिकल शेप, ऐसा इन दिस। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर नीचे जाता जाएगा, और जैसे जैसे ये चीज़ चेंज होगी, मतलब कि ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा और टेम्परेचर नीचे जाएगा, वैसे वैसे देयर विल बी द चेंज इन फ्लोरा एंड फौना ऑल्सो। मतलब कि इन दोनों चीज़ों को, ऑल्टीट्यूड के ऊपर जाने से और टेम्परेचर के नीचे जाने से जो चेंज पैदा हो रहा है ना, वो चेंज फ्लोरा एंड फौना में भी चेंज क्रिएट करेंगे।
यही एक रीज़न है कि आपके जो बेस पर माउंटेन्स के बेस पर जो आपको फ्लोरा एंड फौना मिलेगी वो ऊपर की तरफ मिलेगी नहीं, वो नहीं मिलेगी वहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब टेम्परेचर इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना इन द कंट्रीज़ लाइक इंडिया। अब सपोज करो मैं बात करता हूँ, मैं बिल्कुल प्लेन्स की बात करता हूँ, हम लोग पंजाब प्लेन्स में रहते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो क्या नॉर्दर्न प्लेन्स में जैसे हमें फ्लोरा एंड फौना मिलती है, क्या हिमालयन रीजन में भी हमें वैसी फ्लोरा एंड फौना मिलेगी? नहीं मिलेगी। रीज़न क्या है? ये टेम्परेचर, क्योंकि प्लेन्स में टेम्परेचर पूरा साल कुछ और रहता है, आपके जो माउंटेनियस रीजन्स है वहाँ पे कुछ और रहता है। अब पंजाब में और हरियाणा, बिहार, यूपी में, इनमें क्या है, अलग तरह का टेम्परेचर रहता है, पूरा साल टेम्परेचर कुछ और है। तो लेकिन अगर हम लोग हिमालयन माउंटेनियस रीजन में चले जाए तो वहाँ पूरा साल कुछ और टेम्परेचर। तो जब व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर इन ऑल द रीजन्स ऑफ इंडिया, देन डेफिनेटली देयर विल बी द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोरा एंड फौना ऑफ ऑल द रीजन्स ऑफ इंडिया ऑल्सो। क्योंकि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से उस एरिया की ना फ्लोरा एंड फौना पर असर पड़ता है, ठीक है ना। तो क्योंकि जो टेम्परेचर है वहाँ पर अगर कहीं पर कोई किसी जगह पर टेम्परेचर मान लो एवरेज रहता है तो वहाँ पे फ्लोरा कुछ और मिलेगी, फ्लोरा एंड फौना कुछ और मिलेगी। लेकिन कोई ऐसी जगह जहाँ पूरा साल सर्दी ही पड़ती रहती है वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना कुछ और होगी, ठीक है। अब एक तरफ बात करते हैं मौसिनराम की और एक तरफ बात करते हैं डेजर्ट्स की। अब मौसिनराम में आपको पता है इट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द होल वर्ल्ड। तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट मिलते हैं वो कौन से होते हैं? आपके एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, क्योंकि बहुत ही घने जंगल होते हैं, क्योंकि पानी उनको बहुत ज़्यादा मिलता है पूरा साल। तो दैट्स वाई एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन्स ऑफ असम एंड मेघालय, ठीक है, बिकॉज दे रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर इन द रीजन्स ऑफ मौसिनराम एंड चेरापूंजी। बट क्या यही बात डेजर्ट पर, राजस्थान के थार डेजर्ट रीजन पर भी ये बात लागू होती? नहीं होती। वहाँ पर आपको जो फ्लोरा एंड फौना मिलेगी वो क्या होगी? कैक्टस के रूप में फ्लोरा मिलेगी और फौना तो वहाँ पर ना के बराबर ही होगी, और अगर होगी भी तो जस्ट स्नेक्स एंड लिजर्ड्स एंड स्कॉर्पियंस एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ये जो टेम्परेचर है, जो कि क्लाइमेट का एक पार्ट है, क्लाइमेट है मेन हेडिंग, और उसका जो फर्स्ट सब पार्ट है टेम्परेचर, दिस इज ऑल्सो अ मेजर रीजन for the diversity in flora and fauna in India, ठीक है ना। ये टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमारे देश में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, फ्लोरा एंड फौना बोथ, क्योंकि इट अफेक्ट्स द फ्लोरा एंड फौना इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स वाई आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है, आपके देश में टेम्परेचर एक जैसा नहीं है, तो फिर फ्लोरा एंड फौना भी एक जैसे नहीं है। रीज़न वही आ गया ना, हमारे देश में किसी चीज़ में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हमारे देश में अगर लैंड सब जगह अलग अलग है तो हमारे देश में सॉइल भी सब जगह अलग अलग है। हमारे देश में सेम उसी तरह से हमारे देश में टेम्परेचर भी अलग अलग है, क्योंकि सब जगह का क्लाइमेट भी अलग अलग है। तो अगर टेम्परेचर सब जगह अलग अलग है तो डेफिनेटली उस टेम्परेचर के अंदर जो फ्लोरा एंड फौना डेवलप हो रही है वो भी तो डिफरेंट ही होगी, वो भी यूनिफॉर्म कैसे हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि किसी फ्लोरा एंड फौना को पूरा साल वेरी हैवी रेनफॉल मिल रहा है तो वहाँ पर तो एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया। लेकिन एक तरफ डेजर्ट रीजन है तो जहाँ बारिश ही नहीं हो रही पूरा साल, तो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे मिल जाएगा आपको? वहाँ तो आपको एरिड सॉइल मिल रही है, वहाँ पर तो आपको डेजर्ट ना के बराबर मिलेगा, वहाँ तो आपको थॉर्नी बुशेस मिलेगी कैक्टस के रूप में, ठीक है, जिनको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती। तो जब आपके देश में टेम्परेचर एक जैसा नहीं है, कहीं पर 0 डिग्री सेल्सियस है तो कहीं पर 30 डिग्री सेल्सियस है, कहीं पर 10 डिग्री सेल्सियस है तो कहीं पर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो जब टेम्परेचर एक जैसा नहीं है, दैट मीन्स फ्लोरा एंड फौना विल ऑल्सो नॉट बी same in the country, that will also be different. This means that this temperature is also a major reason for the diversity in flora and fauna in the countries like India. समझ लगी बात बच्चों? क्लियर? चलो मैं इसको रख देता हूँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आई एम रबिंग दिस। नेक्स्ट पॉइंट बेटा इसी क्लाइमेट का, ठीक है, इसी क्लाइमेट का नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट इज बेटा फोटो पीरियड, दैट इज योर सनलाइट। नाउ फोटो पीरियड और सनलाइट, इस पर भी वही बात लागू होती है जो आपके बाकी सारे पॉइंट्स पे लागू होती है। क्या हमारे देश में सनलाइट सभी जगह एक जैसी है?
नहीं है। देखो दिस रीजन, ठीक है, दिस रीजन इज नियर अबाउट इक्वेटर। आपने पढ़ा होगा इंडिया में, इंडिया बिगिंस फ्रॉम 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड्स, ठीक है, इंडिया बिगिंस फ्रॉम 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड्स, मतलब कि ये इक्वेटर के पास है रीजन। इक्वेटर कितने डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर, पता है ना आपको, इक्वेटर है 0 डिग्री पर और ये है 8 डिग्री पर। तो दैट इज द रीजन, दैट इज द मेजर रीजन दैट दिस एरिया, दिस पार्ट ऑफ southern India, this part of southern India receives higher quantity of sunlight as compared to the northern parts of India. अब मेरे को बताओ, जो जितनी सनलाइट या जितनी सन की जो हीट है वो इस एरिया में, इतने सदर्न इंडिया के एरिया में जो मिल रही है, क्या हिमालयन रीजन्स में भी उतनी सनलाइट मिल रही? नहीं मिल रही, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग ऊपर टॉप पर ऊपर जाते जाओ ना, मतलब कि आप लोग लैटिट्यूड्स में ऊपर जाते जाओ, 8 डिग्री, फिर 9, 10, 12, 13, 14, ठीक है ना। तो जैसे इंडिया टॉप पर कितने पे होता है? 37 डिग्री 6, ठीक है, 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स। तो क्या जितनी सनलाइट 8 डिग्री 4 नॉर्थ पर मिल रही है, जब हम इंडिया में टॉप पर चले जाते हैं जम्मू कश्मीर में, जो कि कितने पर है? 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अब मेरे को बताओ, क्या यहाँ इतने डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर भी सेम वही फोटो पीरियड होगा या सनलाइट होगी जितनी यहाँ पर? नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, क्योंकि ये रीजन है इक्वेटर के पास। इक्वेटर पर आपको पता है सनलाइट डायरेक्टली सनलाइट सीधे पड़ती है अर्थ के ऊपर, ठीक है ना, 0 डिग्री पर। तो जिसकी वजह से क्या है कि 0 डिग्री के आसपास या उसके नज़दीक के लैटिट्यूड्स पर हीट और सनलाइट ज़्यादा होती है। तो दैट इज़ द मेजर रीज़न कि यहाँ पर हीट ज़्यादा होने की वजह से प्लांट्स ग्रो फास्टर, ठीक है। जितनी ज़्यादा हीट मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, उतनी जल्दी प्लांट्स विल ग्रो फास्टर, और जितनी कम सनलाइट मिलेगी प्लांट्स विल ग्रो लेस फास्टर एज कम्पेयर टू दीज एरियाज। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा मिलती है बिकॉज दीज आर नियर टू द इक्वेटर। एज यू गो अपवर्ड, एज यू गो अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, जस्ट लाइक यू गो टू द हिमालयस दैट इज ऑन 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड, तो देयर विल बी वेरी लेस सनलाइट एज कम्पेयर टू दिस पार्ट, ठीक है। यहाँ सनलाइट का लेवल कुछ और है, यहाँ सनलाइट का लेवल कुछ और है। तो दैट इज द मेजर रीजन दैट द flora and fauna grows faster in the regions where more sunlight is received as compared to the areas where lesser sunlight is received। समझ लगी बात? जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा मिल रही है, वहाँ पे एरियाज में क्या होगा? फ्लोरा एंड फौना ग्रोज फास्टर as compared to the areas that receive lesser sunlight। इनके मुकाबले यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा मिलने की वजह से फ्लोरा एंड फौना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी। ऑल्सो देयर विल बी द डिफरेंस, यहाँ पर कुछ और तरह की फ्लोरा एंड फौना होगी, यहाँ पर कुछ और तरह की फ्लोरा एंड फौना होगी। समझ लगी ना? क्योंकि सनलाइट यहाँ पर अलग मिल रही है, जिसकी वजह से सन की हीट भी यहाँ पे अलग मिल रही है, वहाँ पर सनलाइट अलग मिल रही है, दैट्स वाई सन की हीट भी अलग मिल रही है। तो दैट मीन्स देयर विल बी द डिफरेंस इन द ग्रोथ ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ऑल्सो देयर विल बी द डिफरेंस इन द क्या उसको बोलेंगे यार, कि जो फॉर्म, डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑल्सो। यहाँ पर अलग तरह की फ्लोरा एंड फौना होगी, वहाँ पे अलग तरह होगी। रीज़न अगेन एक और फोटो पीरियड और सनलाइट, बिकॉज देयर इज अगेन अ डिफरेंस इन द रिसीविंग ऑफ सनलाइट और फोटो पीरियड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। In southern India, it is different, which is near to the equator. In northern India, it is different because it is far away from the equator. Clear? So this thing also affects the flora and fauna in India. That means there is also a difference. This is also a reason for the difference in flora and fauna in India. Clear? Photo period. Next, number 3. नंबर 3 इसी क्लाइमेट के अंदर बेटा नंबर 3 आ रहा है आपका। हाँ,
प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। नाउ व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? व्हाट इज, ये पता ही होगा आपको। व्हाट इज, लिख लो क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म प्रेसिपिटेशन, लिख लो। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म प्रेसिपिटेशन? द फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द स्काई in solid or liquid form is known as precipitation। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल लिख लो ये भी, फॉर एग्जाम्पल स्नोफॉल एंड रेनफॉल। फॉर एग्जाम्पल स्नोफॉल एंड रेनफॉल। ठीक है ना? समझ लगे ना? प्रेसिपिटेशन क्या हो रहा है आपको पता ही, पहले वैसे भी पता ही होगा। जब आसमान से पानी बरस रहा है, अब वो क्या पानी बरसना, जो आसमान से पानी बरस रहा है वो क्या है आपका प्रेसिपिटेशन। अब वो चाहे पानी सॉलिड फॉर्म में बरस रहा हो, चाहे वो पानी लिक्विड फॉर्म में बरस रहा हो, उसे आप प्रेसिपिटेशन कहो। सॉलिड फॉर्म में बरसेगा तो हम उसको स्नोफॉल कहेंगे, लिक्विड फॉर्म में बरसेगा तो हम उसे रेनफॉल कहेंगे। अच्छा, अब मुझे एक बात आप लोग सभी सोचकर बताओ कि हमारे देश में सारी जगह पर क्या रेनफॉल ही होती है? नहीं, बहुत सारे क्या हमारे देश में ऐसी भी बहुत सारी जगह नहीं है जहाँ पर स्नोफॉल होती है, जहाँ रेनफॉल कभी देखा ही नहीं लोगों ने। वहाँ हमेशा स्नोफॉल ही होता है, खास करके लद्दाख जैसे रीजन्स में और हिमालयस के ऊंचे ऊंचे लाहौल स्पीति जैसे एरियाज़ में। वहाँ पर कभी भी लिक्विड फॉर्म में प्रेसिपिटेशन नहीं होता, वहाँ हमेशा प्रेसिपिटेशन होता है सॉलिड फॉर्म में। मतलब कि वहाँ पर प्रेसिपिटेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, दैट इज़ इन द स्नोफॉल। और पंजाब जैसे रीजन, पंजाब हरियाणा जो कि प्लेन रीजन है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भी प्रेसिपिटेशन होता है, बट इट इज़ इन द लिक्विड फॉर्म। कभी कभी हेल स्टॉर्म्स वगैरह आ जाते हैं जिसमें ओले वगैरह छोटे मोटे पड़ जाते हैं, पर आमतौर पे पंजाब हरियाणा यूपी जो प्लेन रीजन है यहाँ पर कैसी प्रेसिपिटेशन होती है? लिक्विड फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होती है, मतलब कि रेनफॉल होती है, यहाँ पर स्नोफॉल नहीं होता। समझ लगी ना? तो if there is a diversity in the case of precipitation, then definitely there will be the diversity in the founding of flora and fauna in these regions। समझ लगी ना बात? अगर कहीं पर स्नोफॉल होता है और कहीं पर रेनफॉल होता है तो फिर उन एरियाज़ में जहाँ पर स्नोफॉल होता है वहाँ पर अलग तरह की फ्लोरा एंड फौना होगी, जिन एरियाज़ में पूरा साल रेनफॉल होता है वहाँ पर अलग तरह की फ्लोरा एंड फौना होगी। समझ लगे ना चीज़? ये भी डिफरेंस। अब अगर हिमालय में चले जाओ वहाँ पे आपको याक्स मिलती हैं, ठीक है, याक्स मिलती है। कई एरियाज़ में आपको, कई ऊंचे एरियाज़ में आपको पांडास भी मिलते हैं, ठीक है। इंडिया में रेड पांडा मिलता है वैसे, ठीक है, याक्स भी मिलते हैं। तो ये क्या है? वहाँ पर क्या है? वहाँ पर पूरा साल स्नोफॉल होती है। उन एरियाज़ में आपको आमतौर पे कोनिकल ट्रीज़ मिलते हैं, यहाँ पर आपको अलग तरह के ट्रीज़ मिलते हैं, ठीक है। तो रीज़न क्या है? स्नोफॉल एंड रेनफॉल, मतलब कि डिफरेंस इन प्रेसिपिटेशन। और ये जो अभी आपको मैंने बताया ना, ये जो डिफरेंस बताया, ये मैंने आपको बताया फॉर्म के बेस के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे क्वांटिटी के ऊपर। देखो, ये भी बताता हूँ, प्रेसिपिटेशन को हम लोग दो तरह से देखते हैं। पहले ये जो हमने देखी प्रेसिपिटेशन इन द केस ऑफ फॉर्म, कि किस फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वो हमने देखा स्नोफॉल एंड रेनफॉल। कुछ जगह पे स्नोफॉल के रूप की फॉर्म में होता है, कुछ जगह पर रेनफॉल की फॉर्म में होता है। अब हम लोग इसी प्रेसिपिटेशन को एक और सेकंड केस में देखेंगे। ये हो गया फर्स्ट केस, फॉर्म के केस में, ठीक है। अब हम लोग इसी का सेकंड केस देख रहे हैं प्रेसिपिटेशन का। वो पता क्या है? वो है क्वांटिटी। ठीक है, प्रेसिपिटेशन को हमने पहले केस में देख लिया, फॉर्म के केस में। ठीक है, फॉर्म के केस में। और फॉर्म के केस में हमने दो पार्ट्स देख लिए, स्नोफॉल और दूसरा हमने देख लिया रेनफॉल। स्नोफॉल एंड रेनफॉल, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रेसिपिटेशन का सेकंड पार्ट, फॉर्म के बाद सेकंड पार्ट क्या आ रहा है बेटा? क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कैसे? क्या हमारे देश में सभी जगह एक जितनी प्रेसिपिटेशन ही होती? क्या सभी जगह पर एक जैसी रेनफॉल ही होती है हमेशा? नहीं। कुछ देश में हमारे कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड होती है, जैसे कि मौसिनराम एंड चेरापूंजी। और कुछ एरियाज़ हमारे देश में ऐसे हैं जैसे थार डेजर्ट, जहाँ पर पूरा साल बारिश ही नहीं मिलती लोगों को। अगर मिलती भी है तो 10 सेंटीमीटर रेनफॉल, 20 सेंटीमीटर रेनफॉल, जो कि वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड।
तो इसका मतलब क्या है कि देर इज ऑल्सो अ डिफरेंस इन द केस ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑल्सो। हमारे देश में प्रेसिपिटेशन में दो तरह से डिफरेंस देखने को मिलता है, एक तो फॉर्म के बेस में, कहीं पर ये होती है तो कहीं पर ये होती है, ठीक है। दूसरा इसके केस क्वांटिटी पर, कहीं पर क्या है वेरी हाई रेनफॉल, वेरी हाई प्रेसिपिटेशन, ठीक है, और कहीं पर क्या है वेरी लेस रेनफॉल। कहीं पर इतनी ज़्यादा रेनफॉल है कि बाढ़ आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, और कहीं पर इतनी कम रेनफॉल है कि पूरा साल लोगों को पानी ही नहीं दिखता वहाँ पर कभी क्या होता है, ठीक है ना। तो मतलब कि प्रेसिपिटेशन इफ वी सी क्लियरली देन देर इज अ डिफरेंस इन द केस ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑल्सो, एंड दैट डिफरेंस इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज इन द केस ऑफ फॉर्म एंड सेकंड इन द केस ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना, दोनों तरफ। और मेरे को बताओ अगर ये डिफरेंस भी है तो क्या कभी भी फ्लोरा एंड फौना इन सब एरियाज में जहाँ मिलती है वो एक जैसी होगी? कभी भी वो कभी भी एक जैसी नहीं होगी। यहाँ पर जहाँ पे स्नोफॉल होती है पूरा साल, वहाँ पे अलग तरह की फ्लोरा एंड फौना होगी। जहाँ पर पूरा साल रेनफॉल होती है वहाँ पर अलग तरह की फ्लोरा एंड फौना होगी, ठीक है। जहाँ पर पूरा साल वेरी हाई रेनफॉल होती है वहाँ पर अलग तरह की फ्लोरा एंड फौना होगी, वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। और जहाँ पर वेरी लेस रेनफॉल होती है वहाँ पर थॉर्नी बुशेज होंगे। तो मतलब यहाँ पर भी फ्लोरा एंड फौना अलग अलग तरह की। तो दैट इज ऑल दैट मीन्स, तो कैन वी से दैट प्रेसिपिटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स फॉर द डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। कैन वी से दैट और नॉट? यस, 100% वी कैन से दैट। सो ये है इसका क्लाइमेट का सेकंड पॉइंट, आपका थर्ड पॉइंट प्रेसिपिटेशन। तो दिस मीन्स दैट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन दैट इज अफेक्टिंग द flora and fauna in India, and due to which there is a difference between the flora and fauna found in India, ठीक है, in the form of quantity also, in the case of form also, and in the case of quantity also, and these are the types, ठीक है। तो बेटा दिस वाज आवर टुडेज वीडियो, ठीक है। आपको उम्मीद है कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स ना, तो अपने डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में भेजा करो। जो ग्रेड 10 के बच्चे हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भेजते हैं, तो यू कैन सेंड एनी ऑफ योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स, कोई भी डाउट्स हो मुझे ज़रूर भेजने सभी ने, ठीक है। मैं देखूंगा आप लोग भेजते हो कि नहीं। यू हैव टू सेंड योर कमेंट्स एंड देन आई विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। इज दैट क्लियर? सो उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सो दैट वाज टुडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस इट फर्दर, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच and God bless you all. Thank you so much.